हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेट का मसला हो गया था, बहुत देर से स्टार्ट हुई क्लास। नहीं, मॉर्निंग आज हो में रहा था है मसला। तो आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, वैसे आज हो रहा है नेट का मसला, और शायद कल भी हो। अच्छा, क्यों? रीजन? पता नहीं, कोई न्यूज़ आ रही थी ऐसी। चल रहा था कि कोई काम वाम चल रहा है। सही सही। चलें, आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल की क्लास में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी मटेरियल्स के हवाले से, और हमने हम्म। कुछ चीज़ें डिस्कस भी की थी यहाँ पे, जैसे वेस्टेज और इनपुट, और का एक बेसिक। यस, कल की जो क्लास थी काफ़ी फाउंडेशनल थी। आज हम अब इसकी निटी ग्रिटीज में एंटर हो रहे हैं। वैल्यूइंग मटेरियल्स, इश्यूज एंड इन्वेंटरीज। आपने क्या MA1 को इसको रिव्यू किया था, रिकॉर्डिंग के सेगमेंट जी को? जी जी। किया था रिव्यू, वेरी गुड। अच्छा, ज़रा बताएं डायरेक्ट मटेरियल की एंट्रीज क्या निकाली आपने? एंट्रीज, डबल एंट्रीज। जी जी, डबल मैंने एंट्री। डबल एंट्रीज करी हैं। और मैंने स्टडी हब के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उस उधर देखी थी। ओके, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक रिव्यू देना चाह रही हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए। क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन दोनों आता है। MA2 में सिर्फ वैल्यूएशन के पार्ट को डिस्कस किया गया है। रिकॉर्डिंग के पार्ट को चूंकि MA1 में डिस्कस कर लिया गया था, इसलिए वहां मेंशन नहीं है। हाउएवर, हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट है विदाउट डिस्कसिंग बोथ रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। हम्म। यस, राइट। जब भी हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग साइड की, तो रिकॉर्डिंग में आपको याद है कौन कौन से क्वेश्चंस एड्रेस होते हैं? व्हाट टू रिकॉर्ड, व्हाट टू रिकॉर्ड और हाउ टू रिकॉर्ड, और इसके अलावा जो है वेयर टू रिकॉर्ड, विच वेयर साइड टू टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। ठीक हम्म। है, ये सारे सवालात हल होते हैं अकाउंटिंग में। बस ये अकाउंटिंग भी याद रखने हैं, ये भी क्या, क्या लिखूं उनको भी? याद लिख रखने लूं? के लिए देखिए, आपको याद खुद ही हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक है, अच्छा। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लिख लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग के नहीं, जरूरत। वैसे तो आइडिया है कि क्यों हमने करना है, रिकॉर्ड करना है, क्यों रिकॉर्ड करना है, किस तरह रिकॉर्ड करना है, एग्जैक्टली, ये किस सिर्फ साइड पे आपकी रिकॉर्ड करना है। अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वेयर टू ठीक है, ठीक। रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड, विच साइड टू रिकॉर्ड, वेदर टू रिकॉर्ड और नॉट। ठीक है, ये सारे सवालात किसमें हल हो रहे हैं? रिकॉर्डिंग के सेगमेंट में। अब आइए, हमें रिकॉर्डिंग किसकी सीखनी है? मटेरियल की। तो मटेरियल को रिकॉर्ड हम कहाँ करें, क्यों करें, कब करें, किस साइड पे करें, करें या ना करें? तो सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि मटेरियल जो है वो दो तरह के हैं। नंबर वन डायरेक्ट, नंबर टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कौन से होते हैं अब्दुल्ला? जो डायरेक्टली हम जिसकी कॉस्ट निकाल सकें, जो ट्रेसेबल हो। एग्जैक्टली जो ट्रेसेबल हो, विच बिकम्स द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का जी जी। हिस्सा बन जाए, तो उसको हम जी। डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। अब आइए, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? जो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बन रहे होते डायरेक्टली, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली, इसलिए उनको भी काउंट किया एग्जैक्ट। जाता है। तो अब इसकी हमें रिकॉर्डिंग सीखनी है। तो रिकॉर्डिंग सीखने के लिए हमें ये बताया गया है कि जब भी आप डायरेक्ट मटेरियल को रिकॉर्ड करेंगे, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नंबर वन, आपकी एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, हम्म। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ये अपने पास लिख लीजिए प्लीज। वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, किसके लिए ये बन रही है? डायरेक्ट मटेरियल के लिए। डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग डालें और नीचे ये एंट्री लिख लें। इसी तरह जब इनडायरेक्ट मटेरियल की रिकॉर्डिंग होगी तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट।
मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। इसका उलट हो जाएगा। उलट नहीं होगा। यहाँ डायरेक्ट मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोग्रेस यूज हो रहा है, यहाँ इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड यूज हो रहा है। बाकी हम्म। क्रेडिट एंट्रीज दोनों की सेम है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। सही है। डन हो गया? क्लियर है? डन। अब आइए, इसका उलट कब होगा, जब आपको ये माल रिटर्न करना है। मतलब आप ये माल खरीद के ले आए, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, लेकिन अब किसी वजह से आपको इसे रिटर्न करना पड़ गया है। तो जब आप रिटर्न करेंगे तो उलट हो जाएगा, एज यू कैन सी ओवर हियर। मटेरियल कंट्रोल डेबिट, वर्क इन हम्म। प्रोग्रेस कंट्रोल क्रेडिट। ठीक मटेरियल है। कंट्रोल डेबिट, प्रोडक्शन हम्म। ओवरहेड कंट्रोल क्रेडिट। करेक्ट। ठीक है, तो ये सही उलट है। एंट्रीज हो जाएंगी। आपने नोट डाउन कर ली? कर ली मैंने मिस। वो रिटर्न पे तो हम रिटर्न का भी तो लिखते थे। क्या रिटर्न? जैसे देखिए इसमें डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट लिखी हुई नहीं है। अभी ये तो, मटेरियल है ना। अभी ये जनरल हमें बता रहे हैं कि अगर इस तरह अच्छा से सही कोई है भी सही है। रिटर्न होता है तो ये एंट्री बनेगी। ठीक है। ठीक है। अब जरा ये देखिए आप, ये एक छोटा सा सवाल है, ये जरा खुद से ट्राई कीजिए ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको बात समझ आ। अच्छा। A manufacturing मैन्युफैक्चरिंग business has has issued। issued 67,400 of direct materials to the production department during the month and 12,600 of indirect materials. हम्म। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने इशू करे $67,400 of direct materials to the production department, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ एंड 12,600 of indirect materials. What is the double entry of for these issue? अच्छा। व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर दीज इश्यूज? डबल एंट्री क्या बनेगी? जी जी जी। ए बी जी सी मैं देख डी, रहा हूँ। ये ऑप्शन है। अच्छा ये भी है, सी डी भी है। ठीक है। पहले आप डबल एंट्री अपनी बना लो जो आपकी नॉलेज के हिसाब से सही बनेगा, फिर आप कंपेयर कर लो कि कौन से ऑप्शन आपके आंसर से मैच कर रहा है। मैं सी डी ऑप्शन दिखाएंगे नीचे। मिस ये पार्ट सी है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी। चले आंसर देख लेते हैं। करेक्ट। आपने आंसर तो नहीं देखा था, गलती से दिखा दिया मैं मैंने। कहाँ मैं कहाँ से देखूंगा। मैंने दिखा दिया था ना गलती से आंसर, शायद नहीं आपने नहीं देख नहीं लिया नहीं। हो। क्या देखें, ये वर्क इन प्रोग्रेस जो है हमारे पास, ये डायरेक्ट मटेरियल जो वहां से इशू हो रहा है तो वो सब तो डेबिट में ही आएगा ना। वो भी सही। प्रोडक्शन ओवरहेड, वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेकिन वो डेबिट में आएगा। सही। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है 80,000 टोटल, वो क्रेडिट में। टोटल इशूड है तो वो क्रेडिट हो वेरी, जाएगा। वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक हो गया। तो रिकॉर्डिंग साइड हमारा डन हो गया है। और लेजर अकाउंट भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है। मटीरियल मटीरियल मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लेजर अकाउंट में किस तरह रिकॉर्डिंग हो रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट साइड पे जा रही है, वर्क इन प्रोग्रेस और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट साइड पे जा रहे हैं, और पेबल्स हम्म। फिर आपके डेबिट साइड पे जा रहे हैं। आपको इसका सेंस समझ आ रहा है कि लेजर अकाउंट में किस तरह ये, क्यों ये चीजें डेबिट पे गई और क्यों ये चीजें क्रेडिट पे गई। उसको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, ये एम ए वन में भी किया था। टी है, टी मैं अकाउंट। टी दिखा रही हूँ आपको, टी अकाउंट। तो ये टी जी जी। अकाउंट जो है ये किस तरह बन रहा है।
तो इसकी सिंपल है, सिंपल है। जैसे कि आपने, हमने यहाँ पे अपनी जर्नल एंट्रीज को डिसाइड किया है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज हम्म हमने देखी क्या थी डायरेक्ट मटेरियल की, एज यू कैन सी ओवर हियर, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस हम्म अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो अब ठीक है। लेजर अकाउंट किसका है? मटीरियल कंट्रोल का है, यस और नो? हम्म तो बिल्कुल। मटेरियल कंट्रोल कौन सी साइड पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे। तो ठीक है। क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे टी अकाउंट में, किस नाम हम्म से? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है। ये रूल है, ये मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट या लॉजिक समझ नहीं आ रही तो ये सिंपल ये फॉर्मूला फॉलो कर लो कि चूंकि ठीक है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड पे है, तो क्रेडिट हम्म साइड पे मैं वर्क इन प्रोग्रेस रिकॉर्ड करूंगी 88,000। ठीक है। क्लियर? ठीक है अब आइए क्लियर। इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड भी, वहां अगर हम प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री देखें, जर्नल एंट्री देखें, तो हमारे पास क्या है जर्नल एंट्री, ये देखिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो अगेन टी अकाउंट किसका है? मटेरियल कंट्रोल का। कंट्रोल मटेरियल का। कंट्रोल कौन सी साइड पे रिकॉर्डेड है? क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट क्रेडिट साइड पे। साइड पे किसकी वजह से रिकॉर्ड हुआ है? प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन यहाँ ओवरहेड की पे वजह, तो उसको प्रोडक्शन ओवरहेड लिख देंगे उस तक क्रेडिट साइड पे। एग्जैक्टली क्रेडिट साइड पे प्रोडक्शन हुआ, थोड़ा अकाउंट पे ठीक है। ठीक। तो ये रूल ठीक है, है। ये इसी तरह से टी अकाउंट फॉलो होगा। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे हमने रिवाइज कर बस लिया या कि इसकी कोई कोई वो बच जाएगी, कोई स्टेटमेंट लगा रहा था कि मैं लिख लूँ। क्या कह रहे हैं आप, सॉरी दोबारा रिपीट कीजिएगा। कोई स्टेट कोई फिक्स रूल्स है इसका, कोई स्टेटमेंट है कि हम इसको लिख लें अगर, कि ये चीज इधर नोट होगी, ये चीज इधर नोट होगी। इसका यही रूल है, जब आपको जर्नल आपने देखी है ना, जर्नल, ये प्रैक्टिस हम्म से आपको ये रूल याद हो जाएगा कि जब आपने जर्नल लिख लिया है, ये भी एक जर्नल एंट्री है, ठीक है। ये जर्नल ठीक है। एंट्री है। तो जर्नल एंट्री, ठीक। अब आप मुझे बताएं टी अकाउंट आप किसका बना रहे हैं? असल मुद्दा ये है, टी अकाउंट आप किसका बना रहे हैं? मटेरियल कंट्रोल का। मटेरियल कंट्रोल का तो ठीक है। मटेरियल मटेरियल जिसका भी आप टी अकाउंट बना रहे हैं वो कौन सी साइड पे रिकॉर्डेड है? तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्डेड है, तो क्रेडिट उसकी पे है। क्रेडिट साइड पे आप रिकॉर्ड करोगे वर्क इन प्रोग्रेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। इधर चलिए लैब है। आप मुझे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह वी विल, आई विल गिव यू दिस, ओके। इसके बाद अब फॉर एग्जांपल अब हम देखें ना, अब हम चेंज कर रहे हैं, टी अकाउंट चेंज कर रहे हैं। अब हमें टी अकाउंट बनाने हैं वर्क इन प्रोग्रेस का। टी अकाउंट ठीक है। बनाने, वर्क इन प्रोग्रेस का बना हुआ है ना टी अकाउंट। तो वर्क इन बस बना। प्रोग्रेस कौन सी साइड पे रिकॉर्डेड है? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे। तो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे क्या? मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल ठीक है। ठीक है समझ गया। ठीक है, तो ये यही रूल है जो बार बार फॉलो हो रहा है टी अकाउंट्स के लिए। अब आइए, ठीक है। हमने रिकॉर्डिंग पार्ट को देख लिया, अब हम वैल्यूएशन के पार्ट को देखेंगे, बैक टू MA2। हम्म वैल्यूएशन, तीन तरह के मेथड्स हैं हमारे पास मटेरियल की वैल्यू निकालने के लिए। देखो रिकॉर्ड हम्म हमने देख लिया, विद साइड टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड, किस खाते में जाएगा, कब जाएगा, डेबिट पे जाएगा कब, हम्म क्रेडिट पे जाएगा कब, किस नाम से जाएगा, जाएगा या नहीं हम्म, जाएगा, वो देख लिया हमने। क्योंकि अभी हम बहुत नर्सरी लेवल पे हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा डेप्थ पे रिकॉर्डिंग में नहीं गए हैं। हम इनने बेसिक बेसिक हमने देखा है कि डेबिट या क्रेडिट और किस नाम से एंट्री होगी, टी अकाउंट कैसा बनेगा, दैट्स ऑल। अब आइए ठीक है। वैल्यूएशन, मटेरियल को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? तो उसके तीन मेथड्स हैं। नंबर वन, लीफो। पी4 लिखो। नंबर टू, फीफो। नंबर थ्री, वेटेड एवरेज मेथड। हम्म ये तीन मेथड्स हैं, ठीक हो गई एफ कहानी। को कहते थे, वेटेड एवरेज मेथड को। वेटेड एवरेज मेथड को क्या, सॉरी, एफ को भी कहते हैं, हाँ ठीक है। बिल्कुल। एफ को भी कहते हैं ना, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पॉलिसी किस बला का नाम है? बिफोर वी एंटर हम्म इनटू द थ्री टेक्निक्स, जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री पॉलिसी होती है। आपने शायद इसका नाम पहले सुना हो, शायद ना सुना हो। अगर सुना हम्म है तो क्या आपके जहन में? नहीं सुना। नहीं सुना। ओके, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पॉलिसी कहती है, अब जैसे कि हमने अपनी पहली क्लास में समझा था कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को हम अपने जहन में रख के चीजों को समझेंगे। तो हम्म जब हमने सुपरमार्ट के बिजनेस को डिस्कस किया तो हमने देखा कि भाई एक सुपरमार्ट ऐसी जगह है, ऐसी दुकान है जहां पे बहुत सारी इन्वेंट्री रखी गई है, यस और नो? यस। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पॉलिसी हमें ये पॉलिसी देती है कि इतनी ज्यादा इन्वेंट्री जमा करके रखने की जरूरत नहीं है। मत रखो, दुकान भर के मत रखो, खाली रखो, खाली। है। हाँ बिल्कुल खाली, कुछ नहीं हो।
तो सुपर मार्ट की एग्जाम्पल में कैसे रहेगा ये, खाली हो कुछ ना हो। तो ये सुपरमार्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना ये पॉलिसी, ये हम्म। दूसरी बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। और वो कौन से बिजनेसेस हैं वो आप मुझे उसके एग्जांपल देंगे, पहले आप समझ लें कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई दुकान में कुछ भी नहीं रखो, जब ठीक है। कस्टमर आएगा, कस्टमर बोलेगा मुझे चाहिए, उससे एडवांस पेमेंट लो, फिर उसका काम शुरू करवाओ, प्रोडक्ट बनवाओ, तैयार करो और फिर उसको पहुंचाओ। हम्म। अब बताओ कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। रेस्टोरेंट्स में भी हो सकता है। मगर काइंड ऑफ रेस्टोरेंट में तो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री है, ये भी है। कंप्लीटली हम्म। ये नहीं है, पार्शियल ये पॉलिसी हाँ हो रही है अप्लाई, पार्शियल, कंप्लीटली कहाँ अच्छा, अप्लाई। एक एक एग्जांपल है, एक समझ आई। ये जो कार इंपोर्टर्स जो होते हैं, इनके पास चीज होती नहीं है। हम जाके डिमांड एग्जैक्ट, करते हैं हमें फला गाड़ी चाहिए जापान से, तो वो फिर इंपोर्ट करवाते हैं। एग्जैक्ट, कस्टमर की डिमांड पे होती नहीं है बिल्कुल उनके ऐसा ही है। पास। कार शोरूम्स पे आप जब जाएंगे, बमुश्किल 2 से 3 गाड़ियां खड़ी होंगी जस्ट जो उस वक्त लेटेस्ट आई हुई ऐसा है। ही है। और अगर आप वो दो जी से जी। तीन में से भी कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको फौरी तौर पे नहीं देंगे, वो आपको 6 महीने का टाइम देंगे मिनिमम। कि छः आप आज जी। अपनी पेमेंट करवाएं, अपने कागजात पूरे करवाएं, डाउन पेमेंट करें, जो भी है वो पूरा मुकम्मल कर लें प्रोसीजर, हाँ। फिर आपका हम ऑर्डर प्लेस हाँ। करेंगे, फिर जाके 6 महीने का आपका वेट है, 6 महीने बाद आपकी न्यू गाड़ी आप आके पिक करके ले जाए। जी। किसी किसी में 4 महीने का वेट है, किसी किसी में 6 महीने का, किसी किसी का साल, डिपेंड करता है कितनी डिमांड है उस पर्टिकुलर कार की। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पॉलिसी कहती है कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री जमा करके नहीं रखो, क्योंकि अगर आप देखो, अगर इमेजिन करो, फर्ज करो कि कार शोरूम्स या कार मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारी गाड़ियां बना के रख दें पहले से, तो क्या हाँ, लॉस है ना, पैसे फंस जाएंगे उनके। पैसे कहाँ फंसते हैं, आज नहीं तो कल गाड़ी बिकी जाएगी, कोई ना कोई तो खरीदेगा ही। हम्म। चलो मान लेते हैं पैसे फंस जाएंगे, और कोई नुकसान। और नुकसान ये है, और तो नहीं, और समझ नहीं आ रहा और क्या नुकसान हो सकता इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि आप उसको रखोगे कहाँ, गाड़ी कोई छोटी सी चीज थोड़ी है, इतनी है। बड़ी हाँ, स्पेस, ये इट जगह लॉट ऑफ कंज्यूम स्पेस। करेगी। एग्जैक्टली, तो वो जो स्पेस जहां आप उसको रख रहे हो वो जगह कंज्यूम कर रही है, वो फ्री की थोड़ी आ रही है। आपने शोरूम किराए पे और लिया, सिक्योरिटी भी कितनी देनी गाड़ियां, पड़ेगी। 100 गाड़ियां आप बना के रखोगे वहां पे, जगह होती है। सिक्योरिटी का भी करना पड़ेगा। सिक्योरिटी इश्यूज हैं, मेंटेनेंस इश्यूज हैं, गाड़ी खड़े खड़े तो आपको हम्म। पता है कि बैटरी डाउन हो जाती है। हाँ, ठीक है, तो एक करते मसाइल, एक करेंगे सब। मसला नहीं है, कई मसाइल है। therefore just in time हम्म। inventory policy is the best for that type of organization, for that type of business. ये जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ उधर भी ऐसे ही होता है। जैसे FBM हमारा एक मॉडल है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो जो हमारा US से ऑर्डर आता है तो हम तब इन्वेंट्री बनवाते हैं, हम्म, पहले से नहीं रखते बना के। सही, ठीक हो गया। वो भी यही रीजन होता है कि हमारे पास जगह बहुत कंज्यूम हो जाएगी। तो यही सारी कहानी है। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पॉलिसी, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। अब आइए बफर इन्वेंट्री। बफर इन्वेंट्री किसे कहते हैं? नो आइडिया। बफर इन्वेंट्री, अच्छा चले पढ़ें इसको। हाउएवर, अच्छा, however the approach more common in practice is to keep a certain amount of inventory in reserve to cope with fluctuations in demand, and with suppliers who cannot be relied upon to deliver the right quality and quantity of materials at the right time. This reserve inventory is known as buffer। अरे समझ गया। सही है, ये भी होता है कि जैसे ये भी होता है हमारे यहाँ के भाई, अब फला सप्लायर से चीज़ चाहिए लेकिन वो टाइम पे नहीं देता, या जब भी देता है उसमें कोई एरर डाल देते हैं, दोबारा भेजनी पड़ती है। तो इसलिए इन पहले से एक दो पीसेस रखते हैं एहतियातन। राइट। बफर इन्वेंट्री बेसिकली आप इसको कह लें सेफ्टी इन्वेंट्री, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, हम्म। और ये बैकअप के लिए आप रखते हैं, बैकअप इन बैकअप के लिए। केस कि इन केस ऑर्डर प्लेस करने में देर हो जाए, इन केस बारिश हो जाए, माल फंस जाए, इन केस डिमांड हम्म। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाए, इन केस हम्म। सप्लायर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई इस तरह का मसला हो जाए, तो आपके पास हम्म। बैकअप में इतना कमा लो कि आपका 1 हफ्ता निकल जाए, आपका 2 हफ्ते निकल जाए, डिपेंड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका बिजनेस किस तरह का है। जी। ठीक है, तो ये जो आपका निकल जाए,
कुछ हफ्ता, कुछ दिन, वो कितने हैं वो इदारा टू इदारा वेरी करता है। सुपरमार्ट यकीनन ठीक। उसका एक अलग सेटअप होगा। अगर कोई और हम्म। शॉप पे आप चले जाएं, जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बिक रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे जैसे लाइट्स, फैंस, बल्ब्स, इस तरह की चीजें बिक रही हैं, उसका अलग होगा। हम्म। खाने पीने की बिल्कुल। चीजों का अलग होगा। आप देखते होगे अक्सर, अगर आपके घर के करीब कोई शॉप है, छोटी सी किराने की दुकान, जहाँ पे अंडा, डबल रोटी, दूध, दही, हम्म। ये सब बेसिक छोटी छोटी चीजें मिल जाती हैं, तो यकीनन जो कस्टमर या कंज्यूमर हम और आप हैं, हम बहुत ज्यादा तादाद में इसको घर पे स्टोर नहीं करते। इसी तरह दुकानदार में भी बहुत ज्यादा नहीं तादाद कर में इसको सकते बिल्कुल। स्टोर नहीं करते। क्यों? क्योंकि नहीं कर। खराब होने का डर है, एक्सपायरी इसकी बहुत जल्दी हो जाती है। हम्म। ताजा रोज फ्रेश माल आता है। क्या आता है? रोज फ्रेश माल आता है। तो आप बफर इन्वेंट्री भी फिर उसी हिसाब से रखोगे, बहुत ज्यादा तो नहीं रख के मंगा के रखोगे। तो हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट हो जाएगी, हर बिजनेस के लिए बफर इन्वेंट्री डिफरेंट होगी। ठीक है? सो दैट इज ठीक है। व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब आइए इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे आ जाते हैं, फुल एंड फाइनल। अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एफको मेथड, ये मैं आपको F2 के टेक्स्ट से समझाऊंगी, ठीक क्योंकि है। यहाँ पे कंप्लीट इसका वर्जन मौजूद नहीं है। स्क्रीन नजर आ रही है? F2। जी जी आ रही है। ठीक है। हो गया। क्या हुआ कि किसी रिपोर्ट पे मांगे थे, तो मैं पूछ पूछ रही हूँ, वो अंदर बैठी थी वो चली गई। नहीं, उन्होंने एक ने ली है। एक ने ली है। हाँ। फिर रख दें इसको। उसने एक कॉफी ली है, एक चाय ली है, दो और ने चाय ली है, यानी तीन चाय और एक जी जी, कॉफी ली है। ठीक है। ये सामने। अच्छा जी, चाय खा देखे तो कुछ सही। ओके जी, तो हम फीफो लीफो हम समझने लगे हैं। अच्छा, फीफो लीफो का मसला ये है कि देखें, F2, MA2, MA1, इसमें होता ये है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें सिर्फ 2 मार्क का सवाल आएगा, ठीक है? लेकिन आपको समझना हम्म। पूरा सवाल पर, बिग क्वेश्चन हम समझेंगे। जब बिग क्वेश्चन समझ लेंगे तो उसमें से कोई भी एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। जब उसमें से कोई भी एक्सट्रैक्ट आ जाएगा तो उसमें 2 मार्क्स आपको, उसमें आप इजिली स्कोर कर लेंगे। लेकिन अगर आप फुल हम्म। सवाल नहीं समझोगे और सिर्फ छोटे छोटे सवाल ही हम समझेंगे, तो फिर उससे आपको नुकसान हो सकता है। ओके, तो हमारा कहाँ गया यार? सही है। दो सौ अस्सी। अच्छा, एक चाय है, एक कॉफी है, एक चाय है। हाँ? वापस इधर गया, दो फीको सौ गायब हो सत्तर गया। है। चाय चाय अभी तो आया एक था। चाय है ना, एक कॉफी की एक चाय सारी तीन चाय ले हाँ। आ गया। बताया 280 का। अभी हमारे पास सवाल है, ठीक है? ये सवाल है हमारा। इस सवाल को देखकर हम फीफो भी समझेंगे, लीफो भी समझेंगे और ऐप को भी समझेंगे। अब आइए, सवाल में क्या है, हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं ड्यूरिंग मई 2006। जो ट्रांजैक्शंस है उसमें हम्म। फर्स्ट मई को ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, क्वांटिटी यूनिट्स 100 यूनिट्स, उसकी यूनिट जगह है। कॉस्ट है $2 और टोटल कॉस्ट है 200। अब आइए, इसका तरीका ये है, चाहे आप फीफो करो चाहे आप लीफो करो, फीफो और लीफो में आपका
आपका जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपने इश्यूज को साइडलाइन कर लेना है। क्या करना है? इश्यूज। ठीक है। पहला दो इशू इन्वेंट्री इशू है हुई। 4 तारीख को, दूसरा इशू ठीक है। है 11 तारीख को, और तीसरा इशू है 20 तारीख को। 3 इश्यूज हैं। ठीक है। अब फीफो का फुल फॉर्म क्या है अब्दुल्ला? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट क्या मतलब? जो पहले आया था वो पहले जाएगा। जो इन्वेंट्री जो पहले इन माल हुई थी पहले वो आया इन्वेंट्री पहले है आउट हुई वो थी। माल पहले जाएगा। ठीक है, जो माल पहले जी। आया है उस माल को पहले निकालो। ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट कहाँ पे है? रेलेवेंट यहाँ पे मतलब? रेलेवेंट यानी ये वाला मेथड एप्लीकेबल कौन से बिजनेस सेक्टर में होगा या कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में होगा? हाँ, फूड में ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, फूड में ज्यादा होगा, जो जहाँ पे स्टॉक एक्सपायर जल्दी होने का खदशा है। जी। ठीक है, एक्सपायर हो जाएगा, लॉस हो जी। जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब आइए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रिसीट्स और इश्यूज का क्या मतलब है? रिसीट्स का क्या मतलब है? गोदाम में माल आया। रिसीट इन का हुआ। क्या मतलब है? गोदाम में माल आया। इशू का क्या हम्म। मतलब है? गोदाम से माल गया। जी। अब जो गोदाम से माल गया है वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में गया हो सकता है डायरेक्टली कस्टमर को गया हो। हम्म। और जो माल गोदाम में आया है हो सकता है आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिटर्न आया हो, या हो सकता है आपने मंगवाया है सप्लायर से आया है। दोनों चीजें हो सकती हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब आइए इशू। 4 तारीख को आप इशू कर रहे हैं, और 4 तारीख को यानी कि माल भिजवाना है। कितना माल भिजवाना है? हम्म। 200 यूनिट। 200 यूनिट। अब ये जो 200 यूनिट्स हैं, ये आप किस कॉस्ट पे भिजवाओगे? किस प्राइस पे भिजवाओगे? हम्म। आया $2 के भिजवाओगे या 2.1 के भिजवाओगे? तो फर्स्ट 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 जो है पहले। जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमें ये बात बताता है कि जो माल सबसे पहले आया है ना, यानी कि पहले से रखा हुआ है 1 तारीख को, पहले उसको 100 यूनिट्स है। उसको वो निकाल। टू डॉलर के रेट पे जाएगा। तो आप 100 यूनिट्स को $2 को के हिसाब से निकालोगे, लेकिन हम्म। डिमांड तो 200 यूनिट्स की है, तो जी, तो वही 100 सौ यूनिट जो है यूनिट्स वो नेक्स्ट वाले से निकालेंगे। एग्जैक्टली टू यहाँ से। पॉइंट वन हाँ, जीरो के रेट पे। वेरी गुड, यहाँ से आप 100 यूनिट्स भेज दोगे। कितने के? 2.1। तो हम्म। पीछे कितने बच गए? 300 यूनिट्स बच गए। 300 अब बच गया। आइए, अगली इशू डेट 11 तारीख। ग्यारह हम्म। तारीख को कितना माल भिजवाना है? 400 यूनिट। 400। 400 कहाँ से भिजवाएं? जो सबसे पहले माल रखा। 300। 300 2.10 पे। वेरी गुड, बाकी का 100 यूनिट कहाँ से जाएगा? वो ये वाले जो रिसीट 9 मई वाली है, इसमें से एग्जैक्टली, जाएगा। 100 यूनिट्स टू एग्जैक्टली पॉइंट वन दो टू सौ के रेट। बच जाएंगे, 100 यूनिट्स यहाँ से जाएंगे 2.12 के हिसाब से। क्लियर हो गई कहानी? इसी तरह बीस हो गई। तारीख 20 तारीख को 100 यूनिट्स जो हैं वो आपको भिजवाने हैं। तो ये 20 तारीख को 100 यूनिट्स हम्म। कहाँ से भिजवाएंगे आप? कौन से माल से? यही लास्ट 11 मई के इशू वाले से। एग्जैक्टली यहाँ से 100 आप यूनिट्स भिजवाएंगे लेंगे टू ये पॉइंट 9 तारीख। वन टू के रेट पे। 9 तारीख जी। से आप भिजवाएंगे, ये माल आपके पास बचा हुआ है। 100 यूनिट्स आपने भिजवा दिए, कितने के? 2.12। पीछे कितने बच गए? 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स। ठीक। अब आपके ठीक। पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना माल रखा हुआ है? 200। ये 100 यूनिट्स बच गए, और ये 100 यूनिट्स 18 तारीख को रिसीव हुआ। तो ये 200 ठीक। यूनिट्स आपके बच गए। हम्म। ठीक है। हम्म। अब ये हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब हम इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो देख लेंगे कि इसका जब हमने सॉल्व किया तो कैसे, कहाँ, क्या चीज पुट की। तो ये आ हम्म। गया आपके पास। डेट ऑफ इशू का कॉलम पहला, क्वांटिटी ठीक है। इशू यूनिट्स, और फिर वैल्यू। हम्म। डेट ऑफ इशू 4 तारीख को इशू हुआ, कितना माल इशू हुआ? 200 यूनिट्स। 200 यूनिट। 100 यूनिट्स $2 के हिसाब से, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और 100 यूनिट्स 2.1 के हिसाब से। टोटल आपका ठीक है। कॉस्ट ऑफ इशू कितना आया? 410। फिर 11 तारीख को 400 यूनिट्स भेजने थे। कहाँ से भेजे? 300 यूनिट्स 2.1 के हिसाब से, और 100 यूनिट्स 2.12 के हिसाब से, ऊपर हम देख चुके हैं। इसका हम्म। टोटल कॉस्ट ऑफ इशू कितना बना? 842। एक फोर्ट। अब आइए 20 तारीख, 20 में 100 यूनिट्स हमें बेचने थे। 100 यूनिट्स कितने के गए? 2.12 के हिसाब से, 2.12। इसका जब ठीक हमने है। टोटल किया तो हमारे पास 1464 आ गया, विच इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ इशूज।
विच इज हम्म कॉस्ट ऑफ इशूज। हम्म डन, यहाँ तक क्लियर है कहानी। क्लियर है जी। फिर आइए क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू। क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू जरा बताइए। 200 यूनिट्स हमारे पास बच गए थे क्लोजिंग इन्वेंट्री में, 100 वन हम्म 2.12 के हिसाब से और 100 2.4 के हिसाब से। तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ गई, 452। हम्म ठीक है। अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल करके आ गई 1916। अब ये है पूरा सवाल F2 के लेवल का। अब चाहे आप F2 पढ़ें, MA2 पढ़ें, MA1 पढ़ें, इतना बड़ा सवाल 2 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। तो फिर आप बोलोगे मैम हम्म फिर आएगा क्या। फिर आपसे सवाल ये पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि बेटा कॉस्ट ऑफ इशू निकाल करके बताओ। हम्म कॉस्ट ऑफ इशू निकाल करके बताओ, तो ये 2 मार्क का सवाल आपके पास आ सकता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं कॉस्ट ऑफ इशू कहते किसे। हम्म, ठीक है, सही तो है। ये है कॉस्ट ऑफ इशू। फिर हो सकता है सवाल आपसे पूछ ले कि फाइंड आउट द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताना। तो जब आप, एमए वन में भी इसी तरह के ही आते थे, पूरा तो नहीं आया था। यस, इसी तरह का सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स निकालेंगे और एक्सट्रैक्ट्स हम्म पूछेंगे, लेकिन पूरा अच्छा, वो नहीं। आंसर में एमसीक्यूज में इतना क्लोज देते हैं दो आंसर्स, कि वो हाँ, आप उसमें कंफ्यूज हो जाए, एक स्टेप एग्जैक्ट आपको वहीं से कंफर्म हो जाता है कि हाँ दैट मीन्स कि मैं सही कर रहा हूँ। एग्जैक्टली और इतने क्लोज आंसर्स भी प्लस टेक्स्ट बॉक्सेस कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी डेसिमल में भी आ सकते हैं आंसर। तो जी जी जी। टेक्स्ट बॉक्सेस में भी अक्सर जो है ना बच्चे जो हैं मार खा जाते हैं। फिर हमने मार नहीं खानी, हम इंशाल्लाह पास करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स से। 146 ठीक है। वो कॉस्ट ऑफ इशूज, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू निकल करके आ गई और ये टोटल वैल्यू आ गई। ठीक हो गई ठीक कहानी, है। ये है फीफो, बहुत आसान। अब आइए लीफो। सेम पैटर्न पे चलेंगे, सिर्फ फर्क क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम्म सेम पैटर्न पे चलेंगे, फिर फर्क क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल आखिर में आया है वो माल वो सबसे पहले पहले जाएगा। निकालेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिर्फ इसका जो चूज करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम अभी यहाँ पे सेम एग्जाम्पल सम को सामने रखते हुए लीफो को हम देखेंगे कि लीफो में क्या होगा। ठीक है। अब आइए लीफो। अगेन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इश्यूज क्या है। इश्यूज, इश्यूज, इश्यूज। सेम अप्रोच, इश्यूज पहले फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। पहला इशू हो रहा है 4 तारीख को। 4 तारीख को हमें माल निकालना है 200 यूनिट्स। अब ये 200 यूनिट्स कहाँ से निकालें बताइए। हम निकालेंगे लास्ट वाले से, ये जो रिसीप्ट हुआ है 400, 3 मई वाले से। एग्जैक्टली, 3 मई को जो आखिरी लेटेस्ट माल आया है ना, हम्म हम वहां से निकालेंगे। हम्म मिसेस स्क्रीन ब्लिंक आपके पास भी कर रही है, मेरे पास कर रही है? हाँ मेरे पास भी ब्लिंक कर रही है, मैं इरेज कर रही हूँ ना तो उससे ब्लिंक कर रही है। अच्छा अब अच्छा सही। बताइए 4 मई को इशू हो रहा है 200 यूनिट्स। तो ये 200 हम्म मैंने कहाँ से निकालने हैं, 400 से। ये 400 से। और मेरे पास टू कितना बच जाएगा जीरो यहाँ पे, जीरो 200, टू टू हंड्रेड हंड्रेड ठीक, 200 ठीक है। बच गया, 200 हमने भेज दिया कितने से, 2.1 से। अब ठीक आइए है। नेक्स्ट इशू 11 तारीख को है। अच्छा मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, 11 तारीख से हम्म, इशू हो रहा है 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स कहाँ से निकालें हम। ये जो रिसीप्ट हुआ है 9 मई से हाँ 300 निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले 300 वाले हम से यहाँ दो से सौ दो सौ निकालेंगे। जो बचे थे उसमें से 100 वेरी निकाल लेंगे। गुड, वेरी गुड, नाउ यू हैव गॉट होल्ड ऑफ इट। ठीक है, इश्यूज 20 तारीख का 100 यूनिट्स कहाँ से निकालेंगे। 20 तारीख का हम ये 18 वाले से निकालेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, 18 वाले से निकालेंगे। अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये दरवाजा बंद करवा दो, शोर बहुत हो रही है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, अब आप देखें यहाँ पे, अल्लाह भला करे। 4 तारीख डेट ऑफ इशू, मैं कुछ भी क्लिक कर रही हूँ तो पूरा ब्लैंक हो रहा है। डेट ऑफ इशू 4 तारीख, क्वांटिटी इशू 200 यूनिट्स, 200 2.1 के हिसाब से 420।
11 तारीख को 400 यूनिट्स, 300 हमने 2.12 के हिसाब से, 100 यूनिट्स 2.1 के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ इशू 846। ठीक है। इसी तरह 20 तारीख को 100 यूनिट्स 2.4 के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ इशू 240। इन सबको हम हम्म, एड अप कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इशू 1506 निकल करके आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इशूज। ठीक है। क्लोजिंग ठीक है। इन्वेंट्री, जो माल बच गया, कितने के बच गए, यानी कि जो वो भी सबसे वैसे ही बचा पुराना था। माल होगा ना वो बचा हुआ होगा यहाँ पे, जो सबसे पुराना माल। हम्म। तो हम्म। उसका टोटल निकाला 410 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 1916। फिक्स करिए, ठीक है। क्लियर, लीफो मेथड भी क्लियर। यहाँ भी यही सवालात हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इशू बताइए, क्लोजिंग इन्वेंट्री बताइए, या फिर टोटल वैल्यू हम्म। बताइए। बस वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, लीफ हो आ जाएगा। सिर्फ बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाएगा। वहां फीफो में जो पहले माल आया है हम पहले उसको चेकआउट कर रहे हैं, और जो लीफो है उसमें जो लास्ट में लेटेस्ट माल आया है हम उसको चेकआउट कर रहे हैं पहले। दैट्स ऑल, दैट्स द डिफरेंस। क्लियर हो गई कहानी। ठीक हो अच्छा, गई। अब ये जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं लीफो मेथड के, फीफो मेथड के, ये आपने खुद से देखना है। ये बिल्कुल ठीक। कॉमन सेंस है, स्ट्रेट जस्ट सेल्फ रीड है। और इसके सिर्फ ठीक है। बुलेट्स निकाल के आप अपने वन पेजर नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। अब आइए हमारा तीसरा मेथड, एफओ, क्यूमुलेटेड वेटेड एवरेज प्राइसिंग। इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज। हम्म। क्या निकालना है, वेटेड वेटेड एवरेज। है। तो जब वेटेड एवरेज हम निकालेंगे तो वेटेड एवरेज का मतलब है हमें एवरेज प्ले आउट करना है, यानी फर्स्ट हम्म। इन फर्स्ट आउट नहीं चलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं चलेगा, हमें दोनों को एडअप करके एवरेज निकालना है। हम्म। अब वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सेम वही एग्जाम्पल सम है, वही सम है, वही हम्म। ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पे हम बस डायरेक्टली इसको सोल्यूशन से समझेंगे। थर्ड में पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इन्होंने कॉलम्स बना लिए, क्या क्या कॉलम्स में बना लिया, रिसीव्ड यूनिट्स, इशूड यूनिट, इशूड यूनिट्स, बैलेंस बैलेंस यूनिट्स। यूनिट्स, टोटल इन्वेंट्री वैल्यू, यूनिट कॉस्ट। ये चार ठीक है। कॉलम्स बनकर। अब आइए, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स कितने की है, 200। जो इन्फॉर्मेशन ऊपर थी ना वो एज इट इज यहाँ पे लिख दी गई है, कितने के हिसाब ठीक से, है। $2 के हिसाब से। हम्म। 3 तारीख को माल रिसीव हो रहा है 400 यूनिट्स, ठीक है। कितने का रिसीव हो रहा है, 840, और इसकी टोटल चालीस वैल्यू का। है, 2.1 के हिसाब से रिसीव हो रहा है। ठीक है। अब अब असल खेल शुरू होता है कि 4 तारीख को इज द इशू डेट, और इशू हम्म। कितना करना है, 200 यूनिट्स। 100, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 तारीख इशू डेट है तो उससे पहले की जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको हम एड अप कर लेंगे। टू हम्म। हंड्रेड प्लस 840, 1040। 400 हम्म। 100, 500 यूनिट्स। एड अप कर यूनिट्स। लिया, यूनिट्स भी एड अप कर लिए, ठीक। उसकी वैल्यू भी टोटल एड अप कर ली। अब क्या ठीक करेंगे, है। 1040 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। 1040 टोटल डिवाइडेड वैल्यू, बाय 500। टोटल वैल्यू को यूनिट से डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली, टोटल वैल्यू को यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू टू पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो एट एट ये हमारा वेटेड एवरेज निकल आया। अच्छा, इसमें कॉस्ट के हिसाब से देखने बेसिकली। कॉस्ट के हिसाब से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट कॉस्ट से, तो टू निकालना पॉइंट है। जीरो यानी अब ये जो 200 यूनिट्स आप इशू करेंगे ना, ये आप 2.08 के हिसाब से इशू करेंगे। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो आप यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये माल तो चला गया गोदाम से, यस और नो। हम्म, बिल्कुल। तो अब हमारे पास कितने बच गए यहाँ पे, वैल्यू 620 624, और यहाँ यूनिट्स कितने बच गए, 500 माइनस 200, 300। 300। नाउ वी विल कंटिन्यू। 9 तारीख को माल रिसीव हुआ 300 यूनिट्स 2.12 के तीन हिसाब सौ से, यूनिट क्वेश्चन से डायरेक्ट यहाँ पे उठा के कॉपी किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब सही है, सही आइए, है। 11 तारीख को फिर इशू हो रहे हैं 400 यूनिट्स। तो अब हम क्या करें, हम्म। जो इससे पहले के यूनिट्स हैं और उसकी वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, एड अप करना है। 624 सही प्लस है। 636 कितना आ गया हमारे पास, 1260। ठीक है, और वो यूनिट्स हमारे पास 200 600 होगा। प्लस 300, 600। ठीक ठीक है। है। अब आपने ठीक है। क्या करना है, 1260 डिवाइड करा डिवाइडेड देना बाय है। 600, तो आपके पास वैल्यू क्या आ टू गई, पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट वन जीरो दिस इज द ठीक है। वेटेड एवरेज प्राइस एट विच यू विल इशू दिस 400 यूनिट्स। तो आप इसको हम्म। मल्टीप्लाई करेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 2.10, 840 निकल आएगा। इसको आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस कर दिया, क्योंकि ये तो माल अब आपने भेज दिया, गोदाम से निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो ये हमने, हमारे पास बकाया अमाउंट इन्वेंट्री की वैल्यू क्या बच रही है,
420, और यहाँ क्या बच रही है, 600 माइनस 400, 200। 200। ठीक है। अब आइए, ठीक 18 है। तारीख को 100 यूनिट्स मजीद रिसीव हो रहे हैं 2.4 के हिसाब से 240। तो हमारे पास ठीक है, टोटल वॉल्यू है, 300 हो गए। टोटल वैल्यू 660 और टोटल यूनिट्स हम्म। 300। 300। 20 मई को हमारे 100 यूनिट्स इशू हो रहे हैं, 100 यूनिट्स इशू हो रहे हैं, यानी 100 यूनिट्स हम भेज रहे हैं। तो ये कितने के भेजे हम, हम्म। जो पुराना माल है उसको जाहिर है हमने एड अप करना है, और वैल्यू भी हम्म। एड अप करनी है। फिर 660 डिवाइडेड बाई 300, 2.2, दिस इज योर वेटेड एवरेज प्राइस एट विच यू विल बी इशूइंग 100 यूनिट्स। फिर 2.2 को मल्टीप्लाई करा दिया हमने 100 से। एग्जैक्टली, 2.2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, 220 निकल आया, 240 माइनस आ गया। किया, 440 बचा, 200 बचा, ये आपकी 240। क्लोजिंग ठीक है, इन्वेंट्री ठीक है। वैल्यू हो गई। ठीक। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछता है कॉस्ट ऑफ इशू क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो ये कॉस्ट ऑफ इशू है। ये कॉस्ट ऑफ इशू कैसे, आपने यहाँ पे टोटल ये देखो ना, जब जब इशू हो रहा है, जब जब इशू हो रहा है, हम्म। जब जब इशू हो रहा है, को अलग से लिया। जब जब इशू हो रहा ठीक है। टोटल 1476। है, ठीक है। तो ये ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू 440, ठीक है, और ये आपका टोटल वैल्यू आ गया। क्लियर हो गई कहानी, जी हो गई। डन हो गया। अच्छा जी, अब आइए, अल्लाह भला करे। अब मैं चाहूंगी अब्दुल्ला कि हमने लीफो भी कर ली है, फीफो भी कर ली है, एफको भी कर ली है। अब लीफो के हम्म। नीचे भी दो नोट्स हैं, ये हम्म। देख, और फीफो के नीचे भी नोट्स हैं। तो मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, आप इस नोट्स को पढ़ें और फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये नोट्स, ठीक है, ये पेज नंबर बता दे, मैं अपने पास खोल लेता हूँ। ये नोट्स हैं। अच्छा, फिर यहीं पे पढ़ लेता हूँ, चलो ठीक है। बताते हैं, पेज 202, मेरे पास 202 है, ये F2 में है। मुझे नहीं पता आप इसको कहाँ ढूंढोगे, आप यहीं से पढ़ लो ना, मैंने स्क्रीन लगा दी है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। The cost of materials issued plus the value of closing inventory equals the cost of purchases plus the value of opening inventory. ठीक है, ये अब आपने पहला पॉइंट पढ़ लिया। अब पहला पॉइंट लीफो का पढ़े, नोट्स, पहला पॉइंट लीफो का। The cost of materials issued plus the value of closing inventory equals the cost of purchases plus the value of opening inventory. कंटेंट बाद में सीरी जाती है ऊपर से, बाकी सर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट भी आपने पढ़ लिया लीफो का। अब आइए, वेटेड एवरेज। जी जी बेटा, दे दीजिए। The cost of materials issued plus the value of closing inventory equals the cost of purchases plus the value of inventory. मिस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, रुकिए एक सेकंड रुकिए।
ओके, सॉरी अब्दुल्ला, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक आ गया। अच्छा जी, Okay. नोट्स आपने पढ़े? लीफो का पहला नोट, फीफो का पहला नोट और एप्को का पहला नोट, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम है। इट्स सेम, नो जी जी जी। चेंजेस। ओके, इट्स सेम। हम्म। आपका तीनों का सेम आ रहा है। बिल्कुल तीनों का सेम है। तो ये बेसिकली इन्वेंट्री क्या है, वैल्यू। ये आप अपने पास लिख लीजिए, दिस इज अ फॉर्मूला। यानी अच्छा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, यानी जो भी मटेरियल इशू हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इशू ऊपर हमने देखा था, प्लस हम्म। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स कॉस्ट ऑफ परचेजेस प्लस वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन बन रहा है, और ये जी इक्वेशन जी। तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यानी एग्जाम में आपको इन चारों में से कोई एक चीज मिसिंग मिसिंग होगी और बाकी सारे वैल्यूज गिवन होंगे। अब्दुल्ला, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है या शोर आ रहा है? दोनों चीज आ रही दोनों चीजें आ रही है। अच्छा ठीक। तो ये आप इक्वेशन अपने पास जल्दी से लिख लें, आपके पास 1 मिनट है, फिर हम इसके दूसरे है। नोट को डिस्कस कर लेते हैं।